मार्च 2023 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जॉन विक चैप्टर 4। स्पॉइलर की चेतावनी देते हुए हम आपको ये बता सकते हैं कि फिल्म के अंत में नायक को एक द्वंद्व युद्ध लड़ना पड़ता है। द्वंद्व यानी अंग्रेजी में ड्यूअल। इसमें नायक यानी जॉन विक और उसका विरोधी आमने सामने आते हैं। दोनों के पास एक एक पिस्तौल और एक एक गोली होती है। दोनों एक ही वक्त पर एक दूसरे पर निशाना लगाते हैं। सही निशाने पर गोली मार दी तो सामने वाले की मौत और आपकी जीत तय। अब इस द्वंद्व में जॉन विक बचा या नहीं ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन तब तक सुनिए एक डुएल यानी द्वंद्व की कहानी जो भारत में लड़ा गया। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं जीके के एक सवाल से। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? जवाब है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। दक्षिणी कोलकाता के अलीपुर इलाके में ये लाइब्रेरी स्थित है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा किताबें और दस्तावेज सहेज के रखे गए हैं। इसी नेशनल लाइब्रेरी से उत्तर पश्चिम की दिशा में कुछ दूर पेड़ों के झुरमुट से घिरी एक गली है जिसका नाम है ड्यूअल एवेन्यू। यहाँ साल 1780 में 25 अगस्त के रोज तड़के 5:30 बजे दो लोग इकट्ठा हुए, दोनों अंग्रेज। इनमें से एक का नाम आपको सुना लगेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, और दूसरे फिलिप फ्रांसिस। इस द्वंद्व का कारण एक भारतीय था, लेकिन लड़ाई का अंजाम क्या हुआ ये जानने से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं, हेस्टिंग्स और फ्रांसिस की कहानी में भी और भारतीय इतिहास में भी। महाभारत आप में से अधिकतर ने पढ़ी या देखी होगी, सुना होगा। महाभारत की लड़ाई के अंत में एक द्वंद्व होता है। जब युद्ध से भागे दुर्योधन से युधिष्ठिर एक आखिरी मौका उसको देते हैं। युधिष्ठिर उससे कहते हैं कि वो चाहे तो किसी भाई से द्वंद्व युद्ध कर ले, आमने सामने की लड़ाई कर ले। द्वंद्व में जो जीतेगा पूरा राज्य उसका होगा। इस द्वंद्व में युद्ध में भीम गदा युद्ध के नियम तोड़कर दुर्योधन को हरा देते हैं और महाभारत का एक तरह से अंत होता है। आधुनिक इतिहास में चलें तो फ्रेंच इतिहासकार जीनीन ओबॉयर अपनी किताब डेली लाइफ इन एंशिएंट इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 700 CE में लिखती हैं, हत्या के जुर्म में मौत की सजा तय होती है सिवाय ब्राह्मणों के लिए, जिन्हें सजा के रूप में एक द्वंद्व युद्ध में भाग लेना पड़ता है। यहाँ से और आगे आएंगे तो 1336 से 1646 के बीच विजयनगर साम्राज्य में द्वंद्व का जिक्र मिलता है। पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा और फर्नाओ लोपेस डी कोस्टनेडा अपने संस्मरणों में लिखते हैं, स्त्रियों से प्रेम के चक्कर में कई द्वंद्व लड़े जाते हैं जिनमें कई पुरुष अपनी जान गंवाते हैं। द्वंद्व लड़ने से पहले राजा से एक युद्ध लड़ने के लिए एक जमीन की मांग की जाती है। जमीन नियत होने के बाद दोनों लोगों को एक एक साथी मिलता है जो ये देखता है कि लड़ाई में नियम ना तोड़े जाएं। अगर द्वंद्व करने वाले दो लोग संभ्रांत हो तो राजा खुद लड़ाई देखने भी जाता है। कोस्टनेडा द्वंद्व का डिस्क्रिप्शन देते हुए आगे लिखते हैं, एक चबूतरे पर लड़ाई लड़ी जाती है जिसके चारों तरफ से सीढ़ियां बनी होती हैं। लड़ने वाले दोनों लोग अधनंगे होते हैं लेकिन सर पर साफा बंधा रहता है। दोनों को तलवार और ढाल और एक खंजर दिया जाता है। ये हुई भारतीय इतिहास की बात, लेकिन चूंकि यहाँ ब्रिटिशर्स के बीच द्वंद्व की बात हो रही है इसलिए ये भी जान लेते हैं कि वहाँ द्वंद्व कैसा प्रचलन में आया। 18वीं सदी में जब बंदूकें आम लोगों की पहुंच में आईं, द्वंद्व का चलन बढ़ने लगा, ड्यूअल्स का। बंदूक बनाने वाले द्वंद्व के लिए खास बंदूकें बनाते थे जो दो के जोड़े में बनाई जाती थी। लोगों की मांग के हिसाब से उनमें परिवर्तन भी हुए। मसलन द्वंद्व के लिए इस्तेमाल होने वाली बंदूक की नली लंबी और भारी होती थी ताकि निशाना बेहतर लगे और रिकॉइल भी कम से कम हो। साथ ही बंदूक की नली को भूरे रंग से रंगा जाता ताकि चलाने वाले की आंख में वो चमके नहीं। इन बंदूकों में भरी जाने वाली गोली भी काफ़ी बड़ी और भारी होती थी ताकि सामने वाले पर गहरा वार हो। ऐसा इसलिए कि अगर आपने सामने वाले को एक बार में नहीं गिराया तो आपको निशाना वो बनाएगा। पश्चिम के इतिहास में बंदूकों के इन ड्यूअल्स का बड़ा असर फिल्मों में भी दिखाई देता है। वेस्टर्न जॉनर की कई फिल्मों में आपने लंबे बूट और हैट पहने दो लोगों को आमने सामने देखा होगा। कौन सूरमा ये बात इस बात से तय होती है कि कौन कितनी तेजी से अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाता है। ड्रॉ करना और फायर करना। इतना इतिहास जानने के बाद अब सीधे चलते हैं उस द्वंद्व पर जो भारत में लड़ा गया था। आमने सामने थे वॉरेन हेस्टिंग्स और फिलिप फ्रांसिस। दोनों की शुरुआत कमोबेश एक जैसी हुई थी। हेस्टिंग ने 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी से शुरुआत की। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद हेस्टिंग को मुर्शिदाबाद का रेसिडेंट ऑफिसर नियुक्त किया गया, जहां वो नए नवाब मीर जाफर के आगे कंपनी का प्रतिनिधित्व करते थे। नाम के लिए प्रतिनिधि, लेकिन बड़ा पावरफुल हुआ करता था जो रेसिडेंट ऑफिसर होता था। 1769 में हेस्टिंग को कलकत्ता का गवर्नर नियुक्त किया गया।
4 साल बाद जब बॉम्बे और मद्रास भी कंपनी के कब्जे में चले गए, वॉरेन हेस्टिंग को ब्रिटिश इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी तरफ हेस्टिंग के विरोधी फिलिप फ्रांसिस की शुरुआत भी क्लर्क के ही ओहदे से हुई थी। पहले वो वॉर ऑफिस में काम करते थे, लेकिन बाद में उन्हें बंगाल भेजा गया। दरअसल बंगाल का प्रशासन संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सुप्रीम काउंसिल बनाई थी। कंपनी हर मसले का निपटारा इसी सुप्रीम काउंसिल में करती थी और फ्रांसिस भी इसके एक मेंबर होते थे। इसके अलावा 2 और लोग उनके साथ सुप्रीम काउंसिल में नियुक्त होकर आए थे। साथ ही गवर्नर जनरल को भी काउंसिल में हिस्सा लेना पड़ता था। हेस्टिंग और फ्रांसिस के बीच तनातनी यहीं से शुरू हुई। जब भी कोई मसला आता, उनकी गवर्नर जनरल हेस्टिंग से ठन जाती थी। हेस्टिंग चाहते थे कि काम उनके मुताबिक हो, जबकि सुप्रीम काउंसिल खुद को बड़ा देखती थी। सालों तक ऐसा चलता रहा। फ्रांसिस का मानना था कि हेस्टिंग कंपनी के बजाय खुद को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्हें इस बात को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत थी और ये सबूत उन्हें मिला एक भारतीय के जरिए। इस भारतीय का नाम था महाराज नंद कुमार। नंद कुमार ने जैसे हेस्टिंग के खिलाफ गवाही दी, हेस्टिंग उनके पीछे पड़ गया। उसने एक जज के साथ साठगांठ कर नंद कुमार को फांसी की सजा दिलवा दी। नंद कुमार ब्रिटिश इंडिया में फांसी की सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनकी पूरी कहानी हम तारीख में पहले आपको बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नंद कुमार की फांसी के कुछ सालों में सुप्रीम काउंसिल के 2 और सदस्यों की मृत्यु हो गई, जिसके चलते हेस्टिंग के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखने वाला सिर्फ एक शख्स रह गया, फिलिप फ्रांसिस। फ्रांसिस ने अपनी तरफ से जो हो सकता था किया। 1775 में जब अंग्रेजों और मराठाओं का युद्ध शुरू हुआ, उसकी कमान हेस्टिंग के हाथ थी। फ्रांसिस ने युद्ध के 5 सालों के दौरान हेस्टिंग पर पैसे के बेजा इस्तेमाल और निजी फायदा उठाने के आरोप लगाए और सारी बातें लंदन भी पहुंचाई। 1780 में बात यहां तक पहुंच गई कि सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग में हेस्टिंग ने फ्रांसिस को खूब खरीकोटी सुनाई। उस रोज तो फ्रांसिस मीटिंग में थे नहीं। अगले दिन आकर उन्होंने हेस्टिंग की बातों का माकूल जवाब दिया और कड़वाहट यहां तक बढ़ गई कि फ्रांसिस ने हेस्टिंग को एक ड्यूएल की चुनौती दे दी। अब यहां ये समझिए कि तब ऐसा नहीं था कि द्वंद्व या ड्यूएल्स लीगल हों। अंग्रेज कानून में द्वंद्व युद्ध में किसी को मारने पर आपको हत्या का आरोपी माना जाता था। इसलिए हेस्टिंग और फ्रांसिस ने तय किया कि वो तड़के सुबह एक सुनसान जगह पे मिलेंगे जहां कोई देख नहीं सकता। द्वंद्व के दौरान कोई बेईमानी ना हो, इसलिए दोनों ने अपना अपना एक साथी भी चुना और तय समय पर एक सुनसान गली में पहुंच गए। दोनों ने बंदूक ली और एक दूसरे से 14 कदमों की दूरी पर खड़े हुए। सुबह 5:30 बजे 3 की गिनती पर दोनों ने अपनी अपनी बंदूक चलाई और द्वंद्व युद्ध सेकंड्स में खत्म हो गया। जीता कौन? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, तो आपको इस सवाल का जवाब भी समझ आ गया होगा। जवाब है, चूंकि हेस्टिंग 1785 तक गवर्नर जनरल बने रहे, इसलिए 1780 की लड़ाई में जीत उन्हीं की हुई होगी। हेस्टिंग ने फुर्ती से बंदूक चलाई और गोली सीधे फ्रांसिस के दाएं हिस्से में लगी। हेस्टिंग की फुर्ती ऐसी थी कि फ्रांसिस को गोली चलाने का मौका भी नहीं मिला। गिरते हुए फ्रांसिस चिल्लाए, मैं मर गया। अंग्रेजी में चिल्लाए होंगे। इस पर हेस्टिंग ने जवाब दिया कि भगवान करे ऐसा ना हुआ हो। हेस्टिंग दौड़ते हुए फ्रांसिस के पास पहुंचे और तुरंत अस्पताल भी ले गए। किस्मत से गोली फ्रांसिस की हड्डियों और सभी जरूरी अंगों से बचते बचाते अंदर ही धंस गई थी, इसलिए ना ज्यादा खून निकला ना कोई जानलेवा चोट ही आई। कुछ ही महीनों में फ्रांसिस पूरी तरह चंगे भी हुए और वापस लंदन भी गए। लंदन में भी उन्होंने हेस्टिंग का पीछा वैसे छोड़ा नहीं, जिसने जान बचाई थी, और हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग चलवाया। हेस्टिंग महाभियोग की कार्रवाई से तो बच निकले, लेकिन भारत से जितना पैसा उन्होंने कमाया था वो सब मुकदमे लड़ने में खर्च हुआ। अन्य देखे तो जीत फ्रांसिस की हुई, लेकिन उन्हें एक नुकसान ये हुआ कि 1807 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट मिलने वाली थी, लेकिन हेस्टिंग प्रकरण के चलते उनकी जगह ये पद लॉर्ड मिंटो को दिया। लॉर्ड मिंटो कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे, ये जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। तारीख का ये शानदार एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इससे रिकॉर्ड किया था असद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।